बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स ऑफ पीपीएससी कंप्यूटर साइंस लेक्चर जॉब्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ पार्ट उसका जो है ना वो कवर कर लिया जाए। तबीयत कोई ठीक नहीं थी, लेकिन चूँकि आपसे वादा किया हुआ था तो इसलिए जो है ना इसको मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ और जितना का आज पॉसिबल हुआ उतना इंशाअल्लाह जो है ना वो आज हम कर लेंगे। बाकी जो है फिर वो नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है ना वो हम देख लेंगे। तो उम्मीद तो बड़ी है कि इंशाअल्लाह काफ़ी पोर्शन जो है ना वो हम इसका जो पोर्शन है ना उसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको याद होगा हमने बात की थी टेंटेटिव सिलेबस की, तो ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है जी, इसके अंदर मैंने जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही थी आप लोगों को, तो ये पहला जो मेन्यू है ना ये पीपीएससी लेक्चर जॉब्स का मेन्यू है। इसके ऊपर ये जो पहली पोस्ट है लेक्चरर सीएस प्रेपरेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इस पेज के ऊपर आपको वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो आपको प्रेपरेशन के लिए चाहिए। नंबर 1 वो सब्जेक्ट्स जो गैट सब्जेक्ट के हैं, उसके बाद प्रेपरेशन वीडियोस मैं रोज़ाना बनाता हूँ। ठीक है, प्रेपरेशन के लिए असद जो है वो क्विज़ तैयार कर लेता है और हैंडआउट्स भी अब तो इंशाल्लाह हमने प्रोवाइड करने शुरू कर दिए हैं। ये आपके पास वो सारी लिस्ट है, ये लिंक है आपके पास वीडियो का, ये लिंक है आपके पास हैंडआउट्स का और ये लिंक है आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर एक क्विज़ है, 2 हैं, तो इसके लिए ये दूसरा लिंक आ गया। ठीक है, इसी तरह डेटाबेस सिस्टम हमने पढ़ा, ये उसके हैंडआउट्स हैं और ये दूसरे पार्ट के हैंडआउट्स हैं और ये उसके क्विज़ के लिंक्स आ गए। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो भी क्विज़ उसने डेटाबेस के 5 बनाए हैं, 6 बनाए हैं या जो भी है, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ही ये हमारा कोर्स है जिसको हमने डिस्कस करना है, हिस्ट्री एंड गोल्स हैं, एवोल्यूशन ऑफ मल्टी यूज़र सिस्टम्स हैं, प्रोसेस हैं। ये हेडिंग थोड़ी सी लिखी हुई हैं, लेकिन ये काफ़ी जामे कोर्स है। और जैसा कि आपने देखा था कि हमारे 2017 का जो पेपर था उसका मोस्ट पार्ट जो था ना वो इसी में से ही था जी। तो इस सिलेबस को इंशाल्लाह हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। अगेन जी, मैंने जो आपको बताया हुआ है, मैं तो जो सोर्स यूज़ करूँगा वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के हैंडआउट्स हैं, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल हैं और पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मौजूद हैं। और बहुत ही मतलब आप कह लें कि इनसे ज़्यादा अच्छा सोर्स क्या होगा कि डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर की ज़ेर निगरानी ये हैंडआउट्स कंप्लीट हुए हैं। और ज़रा इसके कंटेंट्स को देख लें जी। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइप्स है, कंपोनेंट्स है, उसके बाद इसमें जो पोर्शन लिनक्स और यूनिक्स से रिलेटेड होगा ये वाला पोर्शन जो है वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना उनको समझाने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट किया गया वो लिनक्स और यूनिक्स के ज़रिए समझाया गया। हमने सिर्फ इसकी जो है ना वो ऑप्शंस देखनी है जी। ये शेड्यूलर वाले आ जाएंगे और ये सारा तकरीबन सिलेबस जो है वो डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, सारा कुछ फाइल सिस्टम आ गया जी। आगे इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ों को कवर करता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बड़ी मशहूर बुक है जिसमें से ये हैंडआउट्स जो हैं वो लिए गए हैं। बल्कि हर बंदे ने वही बुक पढ़ी होगी। हम उससे जब पढ़ते थे ना तो डायनासोर वाली बुक कहते थे, उसके उस पर जो है ना एक डायनासोर की पिक्चर जो है वो बनी होती थी। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जी कि आज हम कितने लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की। हम सारे जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 4 चीज़ों का मजमूआ है। हार्डवेयर इसमें है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और यूज़र हैं। ये कोई आम डायग्राम नहीं है, ये सब ने ये डायग्राम पढ़ी हुई है। ये आपके सारे यूज़र्स हैं, ये आपके सारे जो हैं वो सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है और इन दोनों के दरमियान जो इंटरफेस है वो क्या है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके और इसके दरमियान जो है हमारे और कंप्यूटर के दरमियान या कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान, या हम अगर किस कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, यहाँ से नीचे नीचे कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं। 2 किस्म के कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी इसका रिसोर्स है जो एप्लीकेशन है। इसी तरह अगर आप एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर इसके अंदर इंस्टॉल है वो भी सोर्स है।
और इसी तरह प्रिंटर को आप यूज़ करना चाहते हैं, साउंड कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, ये हार्डवेयर के। तो हर किस्म के रिसोर्सेज को हम यूज़र उसी वक्त एक्सेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, अगर उसके और इनके दरमियान जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। पर्पस ऑफ कंप्यूटर, ये भी एक डायग्राम है जी आपके सामने, सिंपल है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की ये दूसरी डायग्राम है, जिसमें कॉन्सेप्ट आ गया ओवरऑल जी, ये सारे यूनिट हैं। ये बड़ी अहम बात है जी कंप्यूटर फंडामेंटल के हवाले से, आप तौर पे आप लोगों ने ये कोई नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है जी। सीपीयू के जो यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट आप में से अक्सर लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ये एएलयू जो है, आजकल जो आज का आपका मॉडर्न सीपीयू है ना, उसके जो यूनिट्स हैं उसमें एक तो है सबसे पहले बस इंटरफेस यूनिट्स, ठीक है, बस इंटरफेस यूनिट है। उसके बाद इसके अंदर जीपीयू होता है, ग्राफिकल इंटरफेस प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है जी, इसको जीपीयू कहते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर एफपीयू है आजकल, ठीक हो गया। और एफपीयू क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है। बाकी जो आपने पढ़ा हुआ है कि ज़ाहिर है इसके अंदर एएलयू भी मौजूद है, और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो सीयू तो है ही है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, और इसी के अलावा दो चीज़ें आपके सिस्टम में सीपीयू में अब और भी मौजूद हैं, रजिस्टर्स होते हैं मेमोरी के, और कैश भी आपके रजिस्टर के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। रजिस्टर जो है ये डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है, और उसके बाद नीचे जो है ना वो कैश होती है। कैश के नीचे जो है वो रैम होती है, रैम के नीचे जो है वो वर्चुअल मेमोरी लगी होती है, और वर्चुअल मेमोरी के नीचे आपका सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जो भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। तो ये आज का जो मॉडर्न सीपीयू और जितनी भी चीज़ें इसके साथ अटैच्ड हैं। बसेस का आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि जी 3 बसेस होती हैं, एक इसमें डाटा बस है, ठीक है, याद है, ओके जी। दूसरी का नाम था कंट्रोल बस है, और तीसरी हमारे पास जो है वो एड्रेस बस है। तमाम के अलग-अलग से फंक्शन हैं। आप सीपीयू जो है वो मेमोरी में से किसी पर्टिकुलर बाइट को पढ़ना चाहता है, तो बाइट का एड्रेस जो है वो एड्रेस बस पे लिखा जाएगा। जिसको रीड करना है उस बाइट के अंदर क्या पड़ा हुआ है वो डाटा बस पे लिखा जाएगा, और सीपीयू से जो कमांड जाएगी, कंट्रोल यूनिट से जो कमांड इशू होगी कि रीड करो, तो वो कंट्रोल बस के ऊपर रीड का सिग्नल जो है ना वो जाएगा। इस तरह ये बसेस जो हैं वो आपस में काम करती हैं, और ये मॉनिटर एचडी जो है वो आपके सिस्टम के साथ जो है ना वो कनेक्ट होता है, ठीक है। अब द अबव इशू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सर्विसेज ज़रा देखें जी। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं इन तमाम में, नंबर 1 तो ये हमें मेमोरी सेकेंडरी मैनेज, हमें जितने भी सेकेंडरी डिवाइसेज हैं ना हम उसको मैनेज करते हैं, जितने भी हैं। फिर हम जितने प्राइमरी मेमोरी है जैसे रैम और रोम है इसको मैनेज करते हैं। इसके अलावा सिस्टम के अंदर चलने वाले जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको भी हम जो है वो मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें आप कि इसके बाद जो हमें वो फैसिलिटी देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा अलाउ ए यूज़र टू मैनेज हिज आर फाइल्स आर डायरेक्टरी प्रॉपरली, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है। ये सारी की सारी बातें जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से हैं। डेफिनेशन आपके लिए नई कोई नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हार्डवेयर, कंप्यूटर सिस्टम हैज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जो मैंने पहले बात की, दैट मे बी यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। इसमें सीपीयू, टाइम, मेमोरी स्पेस, फाइल स्टोरेज, आईओ डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका कंप्यूटर जो है ये बेसिकली रिसोर्सेज का मजमूआ है, और ये रिसोर्सेज हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो यूज़र्स होते हैं वो इन रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, चूँकि एक वक्त में ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सारे रिसोर्सेज जो हैं इन्हें हमें मैनेज करना पड़ता है, ताकि हम जो न्यूमरस एंड पॉसिबली कन्फ्लिक्टिंग जो रिक्वेस्ट हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना वो उनको हैंडल कर सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर या सेट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा मुकम्मल मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि इसे मैनेज करने में, रिसोर्सेज की एलोकेशन में हमें हेल्प आउट करता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके इकसाम की, तो सिंगल यूज़र सिस्टम्स हमारे पास पाए जाते हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपका एट अ गिवन टाइम जो होता है ना ओनली वन यूज़र
ठीक है, ओनली वन यूज़र एट अ गिवन टाइम इसको यूज़ कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बैच सिस्टम्स। ऐसे सिस्टम्स होते हैं, लार्ज मशीन्स होती हैं, फ्रॉम कंसोल रीडर, ये वो जो कुछ भी है, टेप भी है, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। लेकिन इसके अंदर ये ऑप्शन होती है कि ये जॉब्स को इकट्ठा करता है और जॉब्स का एक बैच बन जाता है, यानी जिसे हम कह लें कि आप एक बंडल बना लिया, उसके बाद वो जॉब्स जो है वो वन बाय वन इन सीक्वेंस जो है उनको वो एग्जीक्यूट करता है और उनको सॉल्व करता है। ये हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बैच सिस्टम्स या बैच सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जो कलेक्शन ऑफ जॉब्स को इन सीक्वेंस जो है ना वो या इन सर्टेन ऑर्डर जो है वो इनको परफॉर्म करेगा। ठीक है जी। तो इसी तरह वन आफ्टर अदर क्या है जी, इंटरेक्ट विद हिज जॉब्स, जॉब विद द सिमिलर नीड, बैच, वन आफ्टर अनदर इज कॉल्ड बैच सिस्टम। और ये कुछ ऐसे सिस्टम्स मौजूद भी थे, ये देखें जिसकी डायग्राम बना दी गई है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका पूरा यूज़र एरिया है जहाँ पर आपकी सारी जॉब्स जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी और उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको वन बाय वन जो है ना वो एग्जीक्यूट करेगा जी। उसके बाद आया जी मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम्स हैं। आपको एक चीज़ आगे जाके समझ आएगी, मेरा ख्याल है, मैं देखता हूँ अगर वो इसके नीचे ही है तो उसी के साथ ही मैं आपको समझा देता हूँ जी। ठीक हो गया जी। ये चीज़ जो है ना वो समझने के लिए आसान होगी, मल्टी प्रोग्राम्ड और मल्टी सबसे पहले तो यह है कि मल्टी प्रोग्रामिंग से मुराद क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीजेस सीपीयू यूटिलाइजेशन, नंबर वन ये हो गया जी। इसमें करते क्या है कि हम जॉब्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज करके सीपीयू को दे देते हैं और सीपीयू एक को एग्जीक्यूट करता है। हम ऑर्गेनाइज करते हैं जॉब्स को सो दैट सीपीयू ऑलवेज वन टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट उसने एक को ही करना है। लॉजिक इसके पीछे क्या है, नंबर वन तो इसके अंदर जो है ना वो जॉब पूल इस्तेमाल होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो जॉब्स आप इसमें रखते हैं ये जॉब एक पूल की शक्ल में आपके सामने इसे मिलती हैं। होता बस ये है कि जॉब वन जॉब टू, जब आपका सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा हो, जब आपका प्रोसेस कोई या कोई टास्क जो है वो एग्जीक्यूट कर रही होती है ना, सम टाइम्स क्या होता है कि उस टास्क को वेट करना पड़ता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। यानी पहले वो प्रोसेस हो रही थी लेकिन उसी वक्त उसे कोई इनपुट लेनी पड़ गई। अब वो इनपुट जब लेनी जाएगी तो उस वक्त क्या होगा कि आपका जो सीपीयू है ना, आपका जो सीपीयू था बैच सिस्टम में और सिंगल यूज़र सिस्टम में, वो यूटिलाइज नहीं होता था, वो वेट करता था उस जॉब का जब तक वो इनपुट आउटपुट कंप्लीट करके वापस आती है। मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम जो है, जो मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम है, इसमें उन्होंने क्या किया है कि आपका जो सीपीयू होता है ना ये सिंपली स्विच कर जाता है दूसरी जॉब पर। इन द मीन टाइम जॉब नंबर वन जो है वो अपना आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती है। दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्राम। एक वक्त में एक ही जॉब को करता है। जॉब्स जो हैं वो जॉब पूल की मदद से इकट्ठी कर दी जाती हैं। जब जॉब जिसको वो प्रोसेस कर रहा होता है अगर वो चली जाती है किसी आईओ ऑपरेशन के लिए, आईओ बस्ट उसके लिए चाहिए होती है, किसी आईओ ऑपरेशन के लिए वो जॉब जो है वो जाती है, तो बजाय सीपीयू जो है वो वेट करने के सीपीयू स्विच कर जाता है उससे नेक्स्ट जॉब को और उससे नेक्स्ट जॉब के ऊपर वो काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसकी आईओ बस्ट कंप्लीट होती है तो वापस उसको असाइन कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। ये आपके सामने है जी। P1 को ये एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है, और इसमें इसे आईओ बस्ट मिला तो ये चला जाएगा आईओ बस्ट के ऊपर P2 पे चला जाएगा। P2 को इसने एग्जीक्यूट किया, उसे आईओ बस्ट मिल गया, वो उधर चला गया। तो इस तरह ये अपनी जॉब पूल के अंदर बजाय वेला रहने के, बजाय कि ये जो है अपने आप को अपनी यूटिलाइजेशन को ज़ाया करने के ये करता रहता है। ठीक है जी। इसमें जो अहम काम होता है ना वो डिसीजन होता है कि किस पे जाना है, कब जाना है और वापस आना है। इस टेक्निक को हम जॉब शेड्यूलिंग कहते हैं, जिसको बड़ी तफसील के साथ आगे पढ़ा जाएगा। और सीपीयू का वो हिस्सा जो इसे कर रहा होता है उसे सीपीयू शेड्यूलर कहते हैं। ठीक है, और सीपीयू शेड्यूलिंग भी इसे कहते हैं, जो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ी जाएगी। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के अंदर कितने तरीक़ों से आप जॉब्स को शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नया जो सिस्टम आया वो आया टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। सबसे पहले तो ये ज़हन में रख लें कि जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है, नंबर वन तो ये मल्टी यूज़र है, एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेस है, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस इसके ऊपर जो है ना वो रन हो सकते हैं। और ये एक इंटरैक्टिव सिस्टम है। इंटरैक्टिव सिस्टम से क्या, बैच में तो ये था ना
कि आप जब आपका सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो गया तो नाउ यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद दैट। दिस मीन्स दैट इट अलाउज मल्टीपल यूजर्स, और वो भी साइमल्टेनियसली। यूजर कैन रन वन और मोर प्रोसेस, एक प्रोसेस भी है और एक से ज़्यादा प्रोसेस भी है, और उनसे वो इंटरेक्ट भी कर सकता है। आज का जो मॉडर्न सीपीयू है ये इसकी एग्जांपल है। आप अपने एक प्रोग्राम को जो है वो रन के ऊपर लगा के और उसके बाद, अच्छा जी, टाइम शेयर्ड सिस्टम जो होता है ये यूज़ करता है मल्टी प्रोग्रामिंग को और सीपीयू शेड्यूलिंग को टू प्रोवाइड ईच यूज़र विद अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम शेयर कंप्यूटर। ईच यूज़र हैज़ एटलीस्ट वन सेपरेट प्रोग्राम। हाँ, यूज़र के पास एक अपना सॉफ्टवेयर या अपना प्रोग्राम होता है। टू obtain a reasonable response time, jobs may have to swapped in and out into the memory। हम क्या करते हैं कि किसी एक प्रोसेस को मेमोरी से उठा लाए, उसे काम कर दिया, सर्विस कर दिया और दूसरे को कर दिया। ये बेसिकली टाइम शेयरिंग सिस्टम जो है ये टाइम स्लाइस के ऊपर चल रहा होता है। मैं आपको समझाता हूँ जी। इसमें होता क्या है कि आप जितनी भी आपके पास जॉब्स होती हैं ना, जैसे यहाँ पर था ना मल्टी में, तो इसमें तो ये कर रहा था ना कि ये इसको कर रहा है, और अगर इसमें आयो बस्ट आया तो ये जॉब 2 पे गया। टाइम शेयरिंग में ये होता है कि एक ख़ास टाइम के लिए जो है ना आपका सीपीयू इसे भी सर्विस करता है, फिर इससे निकल के यहाँ, फिर इससे निकल के यहाँ, फिर इससे निकल के यहाँ, और फिर इसी तरह 1 2 3 4 जिस तरह के हमारे सिस्टम के अंदर हो रहा होता है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि देखो इस वक्त हमारे सिस्टम में बहुत कुछ चल रहा है। ये लेक्चर साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप देखेंगे आपका सीपीयू है, ये मेमोरी है, ये डिस्क है, इसके ऊपर 100% टाइम शेयरिंग। हमें तो ऐसे चल रहा है ना कि ये इस वक्त हमारे पास जितने भी ये प्रोसेसेस हैं ये सारे इकट्ठे चल रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट इनके पीछे जो है वो टाइम शेयरिंग टेक्निक चल रही है। लेकिन वो टाइम जो सीपीयू है वो इससे यहाँ तक आने का जो जो उसका टाइम स्लाइस है वो इतना शॉर्ट है कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है या टाइम शेयर्ड प्रोसेसिंग हो रही है। जितने प्रोसेस इस वक्त मेमोरी के अंदर मौजूद हैं इन तमाम प्रोसेस को असाइन किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा सीपीयू जो है वो ये रिकॉर्डर की एप्लीकेशन ले रही है, ठीक है ना। इसी तरह मेमोरी भी है, डिस्क भी है, नेटवर्क भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन कॉन्सेप्ट इसके नीचे क्या है कि सीपीयू जो ये सीपीयू है वो गीगाहर्ट्ज़ में है, तो यहाँ पे आके तो उसका पता चलता है कि वो इन तमाम एप्लीकेशन के दरमियान स्विच कर रहा है। ये नहीं कि सीपीयू 100 सीपीयू लगे हुए हैं, एक इसको लगा हुआ है, एक इसको लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारे आज का जो मॉडर्न सीपीयू है टाइम शेयरिंग प्रिंसिपल के ऊपर ही काम कर रहा होता है। एक वक्त में ये एक ही चीज़ को कर रहा होता है, लेकिन वो इस तरीके से करता है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। सबसे ज़रूरी है जी रियल टाइम सिस्टम। ऐसे टाइम सिस्टम जब रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑपरेशन टू प्रोसेस एंड फ्लो ऑफ डाटा। सम टाइम हमें ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं कि जो किसी भी सूरत में ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सूरत में अपने टाइम की लिमिट को क्रॉस ना कर सके, ठीक है। ऐसे सिस्टम्स जो हैं ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं। आमतौर पे ये डेडिकेटेड एप्लीकेशंस होती हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम वगैरह के अंदर ही ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसे सीटी स्कैन की मशीन है, ठीक है, अब उसके अंदर बंदा पड़ा रहे और मशीन जो है वो हैंग हो जाए या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसी और टास्क में लग जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। रियल टाइम सिस्टम्स जो हैं वो टाइम बाउंडेड टास्क करते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। 100% A real time system has well defined and fixed time constraint। जो लफ्ज़ मैंने टाइम बाउंडेड बोला है उसका मतलब यही है। अगर उसके अंदर किसी टास्क को कंप्लीट करने का ये टाइम है तो आपने उसको डेवलप करते वक्त इस बात को इंश्योर करना है कि ये इतनी देर में करेगा। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। जो मर्जी हो जाए कि ये अपने फिक्स टाइम कॉन्स्टेंट को वायलेट करे। इफ़ द सिस्टम डज नॉट प्रोड्यूस आउटपुट एंड इनपुट विद इन द टाइम कंस्ट्रेंट, वो सिस्टम जो है वो फेल है, वो फेलियर कहलाएगा। यानी आउटपुट उसने जनरेट कर दी लेकिन अगर टाइम बाउंड से बाद में कर दी तो सिस्टम जो है ना वो फेल हो जाएगा। एयर ट्रैफिक, एयर कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एम्बेडेड मशीनरी के अंदर चलने वाले सिस्टम्स जो हैं, आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर के ना मुख्तलिफ मशीनें हैं जो बन रही हैं, चला रही हैं चीज़ों को। तो वो आप देखें कोई एक मशीन आती है, थोड़ी देर के लिए उसने स्टिच करना है, स्टिच करके उसने अगली प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट होना है, वो एक ख़ास इंटरवल है। इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इसकी आगे दो इकसाम हो सकती हैं जी, हार्ड रियल टाइम सिस्टम, सॉफ्टवेयर। हार्ड रियल टाइम सिस्टम तो गारंटी देता है जी कि ये होगा, गारंटीज द क्रिटिकल टास्क टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, बस ये हार्ड रियल सिस्टम है। इसके अलावा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है
कोई दूसरी सूरत इसके अंदर है ही कोई नहीं। जो सॉफ्ट है ये क्या करता है, ये गारंटी देता है कि इट विल गिव प्रायोरिटी ओवर द टास्क विद इन द सेम इट विल कंप्लीट। इसमें कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है ये रियल टाइम ही, लेकिन ये प्रायोरिटी की बेस के ऊपर जो है ना वो काम करेगा। यहाँ कोई प्रायोरिटी नहीं है, जो सिस्टम चल रहा है उसने 100% जो है ना वो उसी तरह डिलीवर करना है। तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं जी वो हमारे पास, इंटरप्ट क्या है, ट्रैप क्या है, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हमारे पास क्या है। ठीक है जी। इंटरप्ट सिग्नल जनरेटेड बाय हार्डवेयर डिवाइस टू गेट सीपीयू टेंशन। अगर सीपीयू किसी प्रोसेस को रन कर रहा है और एक हार्डवेयर जो है वो सीपीयू की अटेंशन चाहता है, तो जो सिग्नल हार्डवेयर भेजेगा उसे हम इंटरप्ट कहेंगे। ठीक है। इंटरप्ट्स जो हैं ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स के ज़रिए हैंडल किए जाते हैं, और जिस वेक्टर या टेबल के अंदर इनका रिकॉर्ड मौजूद होता है उसे हम इंटरप्ट वेक्टर टेबल कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसके अंदर लिखा होता है कि कौन सा इंटरप्ट जो है वो किस हार्डवेयर के लिए एलोकेट होता है। ठीक है जी। तो ये इंटरप्ट सर्विस वेक्टर होगा। मेरा ख्याल है कि ये नेक्स्ट भी हमारे पास आएगा, तो हम वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। इंटरप्ट में और ट्रैप में फ़र्क ये है कि ट्रैप एक एग्जीक्यूशन है, ये सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। ठीक है जी। इसमें कोई एरर आ गई है तो सिग्नल जाएगा, जैसे डिवीजन बाय ज़ीरो या इनवैलिड में। बाद वक़्त आप देखते हो ना कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी विंडोज़ चलते चलते रीस्टार्ट हो जाती है, तो इसका क्या मतलब होता है कि वहाँ पे कोई ट्रैप आया, ऐसा ट्रैप आया है कि जिसकी वजह से इनवैलिड मेमोरी एक्सेस या कुछ भी हुआ, तो इसकी मदद से जो है ना, या इसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रैश कर गया या कुछ भी हो गया। या आप देखें, आप कंट्रोल सी की ऑप्शन को जानते हैं, कंट्रोल सी। तीसरी चीज़ हमारे पास है सिग्नल और इवेंट दैट गेट अटेंशन ऑफ ए प्रोसेस। एक प्रोसेस जो है वो रन हो रहा है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहे, एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और आपने उसे सिग्नल भेजना है, तो वो सिग्नल जो है वो इवेंट जो है, ये इवेंट है हमारे पास, ये एक सिग्नल है, और ये दोनों के दोनों सिग्नल हैं, एंड इवेंट जो है ये हमारे पास सिग्नल कहलाएगा। फ़र्क क्या हुआ, हार्डवेयर जनरेटेड है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, और ये इवेंट है जो प्रोसेस के लिए हुआ है। ये भी सीपीयू के लिए हुआ है, ये भी सीपीयू के लिए हुआ है जी। तो उसके बाद आता है हमारे पास हार्डवेयर प्रोटेक्शन जी। इसमें होता है असल में क्या है, ये तीन किस्म की होती है हार्डवेयर प्रोटेक्शन जो होती है। असल में आपके पास सीपीयू है, सीपीयू के पास में जो है ना वो मेमोरी है, और यानी मैं अगर आपको इसका नक्शा बना के दिखाऊँ ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता पाया कि ये आपके पास जो है ना ये सीपीयू है, ठीक है, और ये आपके पास जो है ना वो रैम है। तो सीपीयू जो है वो मेमोरी के अंदर जो है ना वो चीज़ों को, और इस रैम के अंदर जो है ना ये जो है ना वो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर या प्रोसेस पड़े हुए हैं, जिनको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना और सीपीयू जो है ना ये इनको सर्व कर रहा है या इनको सर्विस कर रहा है। हम इसको आमतौर पे ये लफ्ज़ भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखें, ये आपकी मेमोरी है, ओके, और इधर ये आपके पास कीबोर्ड माउस भी है। सीपीयू जो है वो लगा हुआ है काम के अंदर, और सीपीयू की तरफ से आपके कीबोर्ड से कोई इंटरप्ट आती है और सीपीयू वो काम छोड़ देता है, ठीक है। तो इसी तरह ये मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर जो है ना एक मैकेनिज्म है कि इस मेमोरी के अंदर जो है वो डाटा आ भी रहा है और जा भी रहा है। सीपीयू इस रूटीन को जो है ना वो सर्विस करके कर रहा था, इसमें आयो बस्ट आया, वो इधर से इधर आ गया। इन द मीन टाइम जो है वो किसी भी वजह से इसका इसका डाटा जो है ना वो थोड़ा चेंज हो गया, इसका कुछ डाटा जो है वो चेंज हो गया। जब जो है वो सीपीयू वापस इसकी तरफ जाके या मुड़ेगा, तो उस वक्त उसे कोई ना कोई एरर जो है ना वो मिलेगी, क्योंकि ये डाटा वो नहीं है, इसको चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पर तीन किस्म की प्रोटेक्शन की हमें ज़रूरत है। नंबर वन तो ये है कि इस मेमोरी को भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए कि इस मेमोरी के अंदर कोई भी प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को ओवरराइट नहीं करेगा। नंबर टू, हम एक ऐसा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं जिसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक किसी किस्म का कोई इनपुट सिग्नल जो है ना वो ये रिसीव ना करे, तो उसके लिए हमें इनपुट और आउटपुट की प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है। मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये तीन किस्म की प्रोटेक्शन हमें इंश्योर करनी पड़ती है। नंबर वन आईओ प्रोटेक्शन, नंबर टू जो है वो मेमोरी प्रोटेक्शन, और नंबर तीन जो है वो सीपीयू प्रोटेक्शन जो है ये हमें इंश्योर करनी पड़े। अब आईओ प्रोटेक्शन हमारे पास क्या है, वही सेम बात है जी, कि मिसाल के तौर पे यूज़र प्रोसेस में डिसरप्ट, एक यूज़र जो है ना वो डिसरप्ट हो सकता है नॉर्मल ऑपरेशन को बाई इशूइंग इलीगल आईओ इंस्ट्रक्शन। आपका सीपीयू जो है ना वो एग्जीक्यूट कर रहा था
कोई इलीगल, जैसे कंट्रोल सी को ही आप समझ लें, छोड़ दें बाकी सारी बातें। आपका सीपीयू चल रहा है, आपने कंट्रोल सी दबा दिया तो वो जो है ना वो उसको रुक जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी किस्म की इनपुट या आउटपुट जो है वो उसे डिस्टर्ब ना कर सके। फलां प्रोसेसिंग के दौरान कीबोर्ड भी लॉक हो जाए, माउस भी लॉक हो जाए, हर किस्म की इनपुट और आउटपुट जो है वो लॉक हो जाए या ना हो, लॉक हो या ना हो, या किसको अलाउ करना है, इस तरह आपको इंश्योर करना पड़ता है। ये जो इंश्योरेंस है ये कहलाती है हमारे पास इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन जो है ना, इससे मुराद हमारे पास, ठीक है। यानी वो किसी ने इलीगल ऑपरेशन किया लेकिन सीपीयू ने उसे रिलिंक्विश करने से इनकार कर दिया, चूंकि वो एक जो है वो प्रोटेक्टेड मोड के अंदर जो है ना वो काम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आ गई हमारे पास मेमोरी प्रोटेक्शन। अब मेमोरी प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है? आपका एक सीपीयू आया, मसलन इसमें क्या हो सकता है, रीजन इन द मेमोरी दैट ए प्रोसेस इज अलाउड इज नोन एज प्रोसेस एड्रेस स्पेस। हमने क्या किया कि रैम के अंदर एक प्रोसेसर को कॉल किया, और उस प्रोसेसर को जब हमने एक प्रोसेस को हमने रैम के अंदर रखा हुआ है, तो उस रैम के अंदर उस प्रोसेस की एड्रेस को कोई और प्रोसेस जब आप लोड करते हैं, क्योंकि मेमोरी के अंदर और आपकी वर्चुअल मेमोरी के अंदर, आपको देखा होगा मैंने पहले लेक्चर के शुरू में ही आपको बता दिया था, ये आपका रजिस्टर है, यहाँ पे वो डाटा होता है जो प्रोसेस हो रहा होता है, कैश के अंदर वो डाटा होता है जो प्रोसेस होना होता है, रैम के अंदर वो डाटा पड़ा होता है जो प्रोसेस होने के बिल्कुल करीब है, ठीक है। और वर्चुअल मेमोरी है और स्टैंडिंग, आप इन तीनों के दरमियान जो है वो डाटा, जब सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो इन चारों के दरमियान डाटा गो एंड फोर्थ होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग तो सिर्फ यहाँ हो रही है, बाकी इन सब के दरमियान इस प्रोसेसिंग को देखते हुए डाटा आ जा रहा होता है, कोई आ रहा होता है, कुछ जा रहा होता है, ये डाटा की मेमोरी मैनेजमेंट चल रही होती है। सीपीयू लगा हो प्रोसेसिंग में, और इस मेमोरी मैनेजमेंट में से किसी प्रोसेस को जो पहले मेमोरी में मौजूद था उसको चेंज कर दिया गया या ओवरराइट कर दिया गया, तो इससे क्या होगा, वही मेमोरी लीक वाली प्रॉब्लम जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, कि ऐसा मेमोरी एड्रेस उसे मिलेगा जिसकी तरफ वो जाएगा वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो आपका सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो क्रैश कर सकता है। तो इसका हल क्या है कि हम मेमोरी को प्रोटेक्ट करें, और मेमोरी को प्रोटेक्ट करना कैसे ज़रूरी है, टू एंश्योर करेक्ट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम we need to ensure that a process cannot access memory outside its address space। एक प्रोसेस जो है वो अपनी स्पेस के बाहर मेमोरी को ले ही नहीं सकता। इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया, और उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं प्रोसेस एड्रेस स्पेस। जब भी प्रोसेस को उठा के मेमोरी में लाया जाता है या रजिस्टर्स में लाया जाता है, जहां भी लाया जाता है, समझ आ रही है, उसको एक बेस रजिस्टर दे दिया जाता है, और साथ ही उसकी लिमिट कर दी जाती है कि यहाँ से तुम्हारी मेमोरी एड्रेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो है ना वो तुम्हारा मेमोरी एड्रेस जो है वो फिनिश हो रहा है। अब इस मेमोरी चंक से बाहर वो प्रोसेसर, अगर वो प्रोसेस, बाज़ औक़ात गलती से ना जी प्रोसेसर लफ्ज़ निकल जाता है, असल में ये प्रोसेस ही है। वो प्रोसेस जो है जिसको जितनी स्पेस हमने एलोकेट कर दी है, वो स्पेस किसी सूरत में बाहर जा ही नहीं सकेगा। अब आप देखें, एक प्रोसेस आया, आपने बता दिया कि तुमने भाई 2015 से शुरू करना है, 2015 तुम्हारा बेस एड्रेस है, और तुम्हारी लिमिट ये है कि तुमने जनाब 100 बाइट्स को यूज़ करना है। तो अब वो 2015 से स्टार्ट करके 2115 तक उसका एड्रेस है। अब अगर उस प्रोसेस के अंदर कोई ऐसा एड्रेस जनरेट भी होगा कि जो एक 15 से बाहर जाएगा, तो वो एलोकेट ही नहीं हो सकेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। इस किस्म का मैकेनिज्म ऑपरेटिंग सिस्टम में होना चाहिए कि वो प्रोसेस सीपीयू जो है वो किसी सूरत में, अब सीपीयू, ये एक डायग्राम क्या कह रही है, ट्रैप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर। क्या हो गया जी, आपका सीपीयू है, उसने एड्रेस मांगा, बेस एड्रेस भी पड़ा हुआ है, लिमिट भी पड़ी हुई है, वहां से आया, उसने देखा ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर एड्रेस उसका बेस का जो एड्रेस है उससे ग्रेटर देन या इक्वल टू है, तो फिर तो वो आगे की तरफ मूव करेगा। लिमिट से छोटा होना चाहिए, बेस से बड़ा होना चाहिए। अगर वो बेस से ही छोटा है तो इसका मतलब है वो तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही नहीं है, और उसका अगर 2018 है तो वो यहाँ आया, देखा उसने बेस से ग्रेटर है, आगे चला गया, यहाँ आया और देखा उसने 2115 से छोटा है, तो फिर तो वो एलोकेशन होगी। लेकिन अगर इस रेंज से बाहर चला जाएगा तो किसी सूरत में भी ये एलोकेशन नहीं होगी। ये यहाँ पे ग्राफिकली भी आपको दिखाया गया है। ये जॉब 1 है, जॉब 1 का ये बेस रजिस्टर है, यानी मैंने 2015 बोला था, इसने 3040 जो है ना 300040 इसका एड्रेस है, और इसकी लिमिट रजिस्टर है 120900। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी जॉब 2 है,
इससे बाहर ये आपकी जॉब टू जा ही नहीं सकती। जब भी सीपीयू कोई मेमोरी एड्रेस एलोकेट करेगा तो वो इस और इस एड्रेस के अंदर रहते हुए एलोकेट करेगा। दिस इज कॉल्ड मेमोरी प्रोटेक्शन जी। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सीपीयू प्रोटेक्शन जो है ना वो आखिरी प्रोटेक्शन रह गई है जी। अच्छा जी, सीपीयू प्रोटेक्शन क्या हो सकती है जी? सीपीयू जो है ना वो एक सर्विस को या एक प्रोसेस को ना वो कर रहा था, करते करते क्या हुआ कि वहाँ वो स्टक कर गया और वो एक इन्फिनिट लूप के अंदर या एक ऐसी सर्विस रूटीन को कॉल करने चला गया जिससे सीपीयू वापस आ ही नहीं सकता। जिस तरह आजकल आप देखते हो कि विंडोज़ के अंदर जब आप एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं ना तो कभी कभी क्या होता है कि एक एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखना शुरू कर देती है। ठीक है, अब नॉट रिस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है कि आपका सीपीयू जो है ना वो उसी के अंदर हैंग हो जाता है, उसी को प्रोसेस करने में लग जाता है। ये जो सिचुएशन है ना ये दिस इज कॉल्ड इन्फिनिट लूप। इससे बचने का भी कोई ना कोई तरीका होना चाहिए और है भी तरीका। विंडोज़ क्या करती है, थोड़ी देर आप उस सीपीयू को छोड़ दें, थोड़ी देर के बाद वो या तो आपको एंड टास्क का में दे देगा कि जी इसे एंड कर दो, तो या फिर जो है वो उसको रिपेयर करके चला देगा। दोनों सूरतों में यही इसका हल है कि जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसके लिए हम टाइमर को यूज़ करेंगे। ठीक है, कि एक स्पेसिफिक टाइम तक सीपीयू को देखा जाएगा, अगर नहीं होगा तो सीपीयू जो है एक कंट्रोल यूनिट फिर इन एक्शन आएगा और कंट्रोल यूनिट जो है वो सीपीयू को हैंडल करेगा। इस तरह टाइम स्लाइस की मदद से, फिक्स्ड रेट क्लॉक की मदद से और काउंटर की मदद से आप अपने सीपीयू को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं जी। आसान टॉपिक आ गया जी हमारे पास। सीपीयू के ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं जी? वो कंपोनेंट जो प्रोसेसेस को मैनेज करता है, ये सारे अलग-अलग चैप्टर हैं इनके सबके, वो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यूज़र और सिस्टम प्रोसेसेस को क्रिएट करते हैं और टर्मिनेट करते हैं, सस्पेंड करते हैं किसी प्रोसेस को या रिज्यूम करते हैं, और इसी तरह हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, डेडलॉक आ जाए तो उससे हम जो है ना हैंडल करते हैं। ये काम जो है ये सारे ये प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहा होता है। अगर हम मेन मेमोरी की मैनेजमेंट की बात करें तो ये देखता है जी कि फ्री में मेमोरी क्या है। ये हार्ड डिस्क की फ्री मेमोरी नहीं, मेन मेमोरी की बात हो रही है। मेन मेमोरी इज अ लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स लेटर दैट इज कॉल्ड योर सीपीयू। ये मेमोरी या रैम कहलाती है। कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड, कौन सा पार्ट जो है ना वो यूज हो रहा है, और डिसाइड करना कि किस प्रोसेस को मेमोरी में रखना है और किस को मेमोरी में से ख़त्म करना है। हाउ मच मेमोरी एलोकेटेड, एक प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, एलोकेट करना, डी एलोकेट करना। और इसी तरह वो जो हम पीछे पढ़ के आए हैं मेमोरी एड्रेस वाला, कि एक प्रोसेस एड्रेस स्पेस को इंश्योर करना कि किसी भी दूसरे प्रोसेस के साथ जो है ना इसे ओवरराइट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, आपने कभी देखा है जी कि 10 जीबी की एप्लीकेशन हो तो 2 जीबी की रैम में कैसे रन होती है? तो बिल्कुल ये सारे का सारा कमाल जो है ये मेमोरी मैनेजमेंट का ही है। मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो खुद ही ये डिसाइड करती है और मैनेज करती है जी। उसके बाद आ गया सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, ये अलहदा से है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी प्राइमरी स्टोरेज हार्ड डिस्क को मैनेज करना और उसके अलावा जितने भी आपके बैकअप मेमोरी डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करने का सिस्टम ये अलहदा है। फाइल सिस्टम और ये फ्री स्पेस मैनेजमेंट, स्टोरेज एलोकेशन एंड डिस्क शेड्यूलिंग वगैरह ये काम जो है ये आपका ये वाला हिस्सा करता है। इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट वाला हिस्सा जो है जी ये आपके ड्राइवर्स को और इसी तरह हार्डवेयर डिवाइसेस को। अच्छा, इनपुट आउटपुट से सिर्फ कीबोर्ड माउस मुराद नहीं होता, आपकी मेमोरी और प्रोसेसर के अलावा जितने डिवाइस हैं, साउंड कार्ड, इसी तरह वीडियो कार्ड, सारे कंप्यूटर के लिए ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ही हैं। उसके बाद आ गया फाइल मैनेजमेंट हिस्सा, वो वाला हिस्सा जिसके अंदर हम आप फाइल को डिलीट करते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, फाइल्स के ऊपर हम डिफरेंट किस्म की परमिशंस को करते हैं जी, मैपिंग फाइल, सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर और बैकअप करना या जो भी करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा इसका एक पार्ट है जी जो प्रोटेक्शन सिस्टम को हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, प्रोटेक्शन आ गया जी। इसी तरह नेटवर्किंग का ऑप्शन जो है ना वो इसके अंदर मौजूद होता है। अगर आप अपने सिस्टम को नेटवर्क का पार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर जो पार्ट इसको हैंडल कर रहा होता है वो नेटवर्किंग सिस्टम जो है ना वो कहलाता है जी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास होता है जी शेल्स होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, कमांड लाइन इंटरप्रेटर्स होते हैं जिस जो आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपने अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ आपने किस तरह से इंटरेक्ट करना है। आमतौर पे दो तरह के शेल ही हैं, कमांड वाला शेल होता है या ग्राफिकल शेल होता है। यानी ये जो माहौल हमें नज़र आता है ना जब हम विंडो लोड कर लेते हैं तो ये जो माहौल हमें नज़र आ रहा होता है ये हमारा शेल ही होता है, लेकिन ये ग्राफिकल शेल होता है।
इसके मुकाबले में जब हम ये CMD चला लेते हैं तो ये हमारे पास एक कमांड लाइन शेल होता है, लेकिन है ये शेल। शेल का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस है, जिसकी मदद से आप जो है ना वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये चीज़ें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी कहलाते हैं और सर्विसेज भी कहलाते हैं जी। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, आईओ ऑपरेशन को करना, फाइल सिस्टम को मैनिपुलेट करना, कम्युनिकेशन देखना, ठीक है जी, और एरर को डिटेक्ट करना, और इसी तरह रिसोर्स को एलोकेट करना, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना, चाहे वो स्पेस है, रिसोर्सेज हैं या जो कुछ भी है। और अब सिस्टम के रिसोर्सेज जिस तरह मेमोरी है, इनपुट है, CPU है, तो इसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करना, ये सारे इसके फंक्शंस हैं, ये सारे इसके सर्विसेज हैं, और ये सारे ही सारे इसके गोल्स हैं। हमारा जो कोर्स आउटलाइन था ना, तो उसके अंदर पहली चीज़ जो थी ना वो देखें, इसमें लिखा हुआ था हिस्ट्री एंड गोल्स। तो मैंने जब इसको गूगल किया, मैंने कहा ये गोल्स कहाँ से आ गए, तो मैंने यहाँ पे आके लिखा हिस्ट्री एंड गोल्स, मैंने लिखा हिस्ट्री एंड गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मुझे एक लिंक मिला आफ्टर एकेडमी का। जब मैं इसके अंदर गया तो मैंने जाके देखा कि इसने वही चीज़ लिखी हुई है इसके गोल्स के अंदर, देखें वही डायग्राम जो हमने वहाँ देखी है, ठीक है। और गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हैं जी, वो हमारे पास आ गए जी। देखें प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी है, और ये वही की वही सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर भी मौजूद थी। इसी तरह हिस्ट्री के लिए जो है वो आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर हिस्ट्री मौजूद होगी। हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े हैं, तो इसी तरह ये फर्स्ट जनरेशन है, उसी से मिलती जुलती इसकी हिस्ट्री भी है जी। सेकंड जनरेशन है, थर्ड है, फोर्थ है, और ये फिफ्थ जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से जनरेशन जो है ना, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से ये लिखा हुआ है स्पेसिफिक। ये भी एक अच्छा लिंक है, आप इसको भी गूगल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके अंदर जो है ना इसकी हिस्ट्री के बारे में आप विकीपीडिया के ऊपर चले जाएं, सबसे बेहतरीन सोर्स वो होगा हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। चलें जी, ये भी आपको हिस्ट्री बता रहा है। तो हिस्ट्री ये देखेंगे, विकीपीडिया जो है ना ये सबसे बेहतरीन सोर्स है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री क्या है। थोड़ा बहुत अगर आपने इसको देखना हो तो आप विंडोज़ की, लिनक्स की, और ये हिस्ट्री जो है ना वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। ये बड़ी अहम चीज़ है जी। सिस्टम कॉल्स हमारे पास क्या होती हैं? सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन ए प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। These calls are generally available as assembly language instructions हैं। To system call interface layer contains entry point in kernel कोड है। कर्नल कोड हमारे पास क्या है? आपका जो मेन कोड होता है ना किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मेन पार्ट होता है, एक तो शेल है ना जो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन शेल के पीछे जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का असल पोर्शन है वो कर्नल कहलाता है, जो उसका जो है ना वो डीपर लेवल होता है। तो एक प्रोसेस और एक कर्नल के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो इन 5 सर्विस कॉल्स की मदद से होती है। प्रोसेस कंट्रोल की कुछ कॉल्स हैं, फाइल मैनेजमेंट की हैं, डिवाइस मैनेजमेंट की हैं, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। 5 किस्म की सर्विस कॉल्स जो हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसेस के दरमियान होती हैं जी। एक कॉल को, एक सिस्टम कॉल को रन करने का तरीक़ेकार क्या है? ये आपका प्रोसेस है, इसने लाइब्रेरी में गया, वहाँ से सिस्टम कॉल को इसने जनरेट किया। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जब CPU की टेंशन चाह रहा होता है तो ये ट्रैप जनरेट करता है, यहाँ से एक ट्रैप आएगा। ये कर्नल कोड है इसके पास, ये डिस्पैच टेबल है, और इस डिस्पैच टेबल में कर्नल कोड ने ये लिखा हुआ है कि किस सिस्टम कॉल के अगेंस्ट मैंने कौन सी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करनी है, और वो सर्विस जो है वो इस प्रोसेस को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये हमारा एग्जीक्यूशन है, एक सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करने का तरीक़ाकार है। अच्छा जी, बड़ी ही अहम बात आ गई जी आपके पास ना ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के हवाले से ना, कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। 4 से ना 5 किस्म के स्ट्रक्चर इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। पहले स्ट्रक्चर का नाम है सिंपल एंड मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। क्या मतलब? एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जो किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ रिटन किया गया है फंक्शनैलिटी और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए। डॉस और यूनिक्स जो है ना ये ऐसे सिस्टम की एग्जांपल है। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर फंक्शनैलिटी मकसद था, जिसके अंदर एफिशिएंसी मकसद था, उन्होंने कोई नहीं जी कि इसको लेयर्स में बनाना है, इसको वर्टिकली में बनाना है, इसको वर्चुअली बनाना है, कोई शय नहीं सोची गई।
जिस जिस फंक्शन की ज़रूरत थी उसका कोड लिखते गए और ये बन गया हमारे पास सिंपल एंड मोनोलिथिक, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है जी। ठीक है ना, ये आपके पास किसी किस्म की कोई स्ट्रक्चरिंग जो है वो इसकी नहीं हुई हुई। जो दूसरी हमारे पास टाइप आती है वो आती है ऑपरेटिंग सिस्टम है लेयर्ड अप्रोच की। ठीक है, लेयर्ड अप्रोच में जो सबसे जो बॉटम लेयर होती है वो हार्डवेयर होता है, जब से हाईएस्ट लेयर जो होती है एन, ये बंदे का पास यूज़र इंटरफेस होता है और इसके दरमियान जितनी भी एम लेयर्स होती हैं ये डाटा स्ट्रक्चर और कर्नल लेवल्स की लेयर्स होती हैं। यानी इस तरह करके कि पहले ये है लेयर्स की सूरत में इसे डेवलप किया गया है। इसकी भी कोई ना कोई मिसाल आपको मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास आता है वो है माइक्रो कर्नल। उससे क्या मुराद है कि एक बड़ा कर्नल बनाने की बजाय जब बड़ा कर्नल लिखेंगे तो ज़ाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम 30 GB का विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या लिनक्स जो है ये भी 20 से 25 GB है या 40 GB है। अब इतने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो ज़ाहिर है सिंपल मोनोलिथिक वे में तो नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए फिर जो है ना माइक्रो कर्नल्स का स्ट्रक्चर जो है ना ये लिखा गया है। और इसकी एग्जांपल देख लीजिए, आपके पास विंडोज़ एनटी जो है ये भी इसकी एग्जांपल थी, और मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये माइक्रो कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे। इसमें क्या होता था कि ये आपका बड़ा कर्नल है, बाकी इसमें छोटी छोटी विंडो 32 की एप्लीकेशन का कर्नल अलहदा है, सर्वर का अलहदा है, एप्लीकेशन का अलहदा है, और इसी तरह पॉजिक्स वगैरह ये छोटे छोटे कर्नल्स जो है ना वो बना दिए गए एक मेन कर्नल की बजाय, और उसकी फंक्शनैलिटी को लिमिटेड कर दिया गया। फिर उसके बाद एक आई हमारे पास वर्चुअल मशीन जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, वर्चुअल मशीन क्या है जी? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो वर्चुअली मौजूद है, हर जगह पे काम करता है बाकायदा, जिस तरह एक मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, लेकिन इनफैक्ट वो किसी कंप्यूटर पे नहीं बल्कि हार्डवेयर के ऊपर ही एक मशीन को जो है ना वो तैयार कर देता है। ये बेसिकली वही लेयर्ड आर्किटेक्चर का नतीजा ही है। ठीक है, लेकिन वर्चुअल मशीन जो है ना ये इसकी एग्जांपल है जी। ये इसके अंदर कोड देखें जी आप, ये आपके पास है हार्डवेयर कर्नल और ये प्रोसेस है। आपने इसके ऊपर प्रोग्रामिंग के ज़रिए क्या कर दिया कि 1 2 3 मशीनें आपने इंस्टॉल कर दी, यानी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, आपको याद होगा जो लोग जावा के बारे में जानते हैं, ये वर्चुअल मशीन है, ये नो वर्चुअल मशीन है, कि जावा जो है ना ये एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है कि आप जावा का कोड किसी भी मशीन पे चलाएं तो चल जाता है। वजह क्या है भला? वजह यह है कि जावा का कोड ऑपरेटिंग सिस्टम में रन ही नहीं होता। ठीक है, जावा का कोड जो है, जावा जब हम इंस्टॉल करते हैं तो जावा एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेता है जिसे जेवीएम कहता है, वो जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा का प्रोग्राम तो लिनक्स में या ओएक्स में आज भी आपको ऐसी एप्लीकेशन मिलती है ना जो लिनक्स में चलती हैं और विंडोज़ में नहीं चलती। ठीक हो गया? तो इसका मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है, लेकिन जावा का प्रोग्राम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जावा के प्रोग्राम ने जब भी चलना है, अगर उस सिस्टम में जेवीएम है तो उसने चलना है, अगर जेवीएम नहीं है तो उसने नहीं चलना है। ठीक है, तो वो अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर ही जो है ना वो चल रहा होता है। ठीक है, ये जेवीएम की मिसाल आगे आ गई, मैंने वैसे ये नहीं देखी थी। इसी तरह वीएम वेयर सॉफ्टवेयर आया है जी आजकल, कंप्यूटर के अंदर आप कंप्यूटर बना लेते हैं, वर्चुअल पीसी सॉफ्टवेयर्स हैं जी। ठीक है ना, आप एक विंडोज़ है, विंडोज़ के अंदर लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिनक्स विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल होगा? आप पहले उसमें वीएम वेयर करेंगे, जब वीएम वेयर कर लिया तो वीएम वेयर ने एक वर्चुअल मशीन बना दी आपके सिस्टम के अंदर, वर्चुअल मशीन। अब आप उस वर्चुअल मशीन, वो मशीन है, वो उसको कीबोर्ड, उसको रैम का भी पोर्शन असाइन कर दिया गया है, और इसी तरह सारी चीज़ें जो है ना वो असाइन कर दी गई हैं। ये जावा बाइट कोड जी। ठीक है, जावा की जो एग्जीक्यूटेबल होती है वो बाइट कोड की फॉर्मेट में होती है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास है इसका जो है ना ओवरऑल प्रोसीजर्स। अब आ जाते हैं जी हम प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, कि प्रोसेस की मैनेजमेंट हमारे पास क्या होती है, यानी ये वाला सिस्टम जो है ना ये अब हमारा शुरू हो गया जी, प्रोसेस वाला। यहाँ तक हमने देख लिया बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रोसेस हमारे पास क्या है? प्रोग्राम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट ए प्रोसेस, लेकिन एक प्रोग्राम जो है ना ये एक पैसिव एंटिटी है, पड़ा होता है आपके कंप्यूटर में, फाइल डिस्क में या किसी जगह मौजूद होता है। ठीक है, जबकि प्रोसेस जो है ये एक एक्टिव एंटिटी, एक्टिव एंटिटी किस हवाले से है कि ये एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जब एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उस वक्त हमारे पास वो प्रोसेस कहलाता है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस।
अब ये प्रोसेस जो होते हैं ना, ये दो किस्म के होते हैं। नंबर वन, आईओ बाउंड प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जिनका ज़्यादा टाइम इनपुट और आउटपुट में लगता है, कम टाइम जो है वो सीपीयू में लगता है, यानी एग्जीक्यूशन टाइम इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इनपुट आउटपुट टाइम जो है वो उसका ज़्यादा है। वो तो हो गए आईओ बाउंड प्रोसेस। और ऐसे प्रोसेस जिनमें सीपीयू का टाइम ज़्यादा लगता है, इनपुट जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं लेते, तो ऐसे टाइम को, ऐसे प्रोसेसेस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सीपीयू प्रोसेस है। एक सीपीयू, एक प्रोसेस जो है वो, उसकी डिफरेंट स्टेट्स हमारे पास क्या आती हैं, यानी एक प्रोसेस सीपीयू के पास आया, उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते वक्त कभी वो चला गया आईओ बर्स्ट लेने, कभी आ गया वो एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली आईओ बर्स्ट एग्जीक्यूशन के दरमियान जो आपका सीपीयू होता है ना, ये 5 स्टेट्स में से गुजरता है। उसमें है जी न्यू की स्टेट है, जब प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। रनिंग की स्टेट है, जब प्रोसेस आपका इन एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा होता है। और वेटिंग की स्टेट है कि जब वो वेट कर रहा होता है किसी वीसा चैन आईओ कंप्लीशन का, उस वक्त प्रोसेस आपका सस्पेंड हो गया है और इनपुट आउटपुट आपका चल रहा है। प्रोसेसिंग तो नहीं हो रही ना, इनपुट आउटपुट आपका चल रहा है कि ये मुकम्मल हो तो दोबारा से रिज्यूम हो। रेडी हमारे पास क्या है कि जब वो प्रोसेसर को असाइन करने के लिए आईओ कंप्लीट हो गया, लेकिन प्रोसेसर जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस के ऊपर लगा हुआ है। चूंकि हमने क्या कहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि सीपीयू अपनी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए फारग नहीं बैठता, बल्कि किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ स्विच कर जाता है। तो अगर वो किसी और की तरफ स्विच है और इसका आईओ कंप्लीट हो गया, तो उस वक्त ये रेडी स्टेट के अंदर होगा। रेडी के फौरन बाद इसने रनिंग में जाना है, ठीक है ना। पहले न्यू होना है, न्यू के बाद इसने रनिंग में आना है, रनिंग से ये वेटिंग में जा सकता है या टर्मिनेटिंग में जा सकता है, ठीक है। अगर वो रनिंग में, ये वेटिंग में है, तो वेटिंग से दोबारा रनिंग में नहीं जाना है इसने, वेटिंग से इसने रेडी में जाना है, रेडी से दोबारा जो है वो इसने रनिंग में जाना है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये टर्मिनेटेड में चला जाएगा। इस तरह करके जो है ना ये इसका एक एग्जीक्यूशन है। न्यू हुआ, एडमिटेड हुआ तो रेडी में आ गया, ठीक है। रेडी से जो है ये वेटिंग में चला गया, वेटिंग से रनिंग में, रनिंग और रेडी के दरमियान ये घूमता रहेगा और जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त जो है ये टर्मिनेटेड के अंदर जो है ना वो चला जाएगा। ये अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। बहुत ही अहम चीज़ है प्रोसेस के हवाले से, पीसीबी, ठीक है जी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये जब एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू में आ जाता है, तो एक पीसीबी जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर प्रोसेस को एक पीसीबी के साथ जो है ना वो जोड़ देता है, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसे टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी हम कहते हैं। पीसीबी के अंदर क्या क्या चीज़ें वो जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एलोकेट करता है। सबसे पहले तो उसकी स्टेट की इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी होती है, जो अभी हम पढ़ के हैं वो पीसीबी में। नंबर दो, प्रोग्राम काउंटर, काउंटर इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कौन सी इंस्ट्रक्शन चल रही है, किसने चलना है, ये प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, ये बेसिकली ये उसके अंदर पड़ा होता है। इसके अलावा सीपीयू रजिस्टर, रजिस्टर वेरी इन नंबर ऑफ टाइप डिपेंडिंग अपॉन द, इस सीपीयू का डाटा किस किस रजिस्टर के अंदर मौजूद है। इंडेक्स रजिस्टर क्या है, स्टैक पॉइंटर्स क्या हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर क्या लिखा गया, जो कुछ इस प्रोसेसर का रजिस्टर्स के अंदर लिखा हुआ है वो सारा कहाँ पड़ा हुआ है, इस पीसीबी के अंदर पड़ा हुआ है। उसके अलावा शेड्यूलिंग की इंफॉर्मेशन भी पड़ी हुई है, कोई इसके साथ प्रायोरिटी अटैच तो नहीं है या किसी शेड्यूलिंग क्यू का ये हिस्सा तो नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे ना कि एक प्रोसेस जो है वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होती है या सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है। तो जाहिर है अगर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है तो उसकी प्रायोरिटी किसी न किसी जगह जो है वो सेव होनी चाहिए। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन भी होगी इसके अंदर कि इसका बेस रजिस्टर क्या है और इसकी लिमिट रजिस्टर क्या है, पेज टेबल इसका कहाँ पड़ा हुआ है, सेगमेंट टेबल। अगर ये नाम आपके लिए अभी नए भी हैं तो भूले मत, ये नाम आगे हमारे काम आएंगे, हमें पता चल जाएगा पेज टेबल, लिमिट रजिस्टर ये हमारे पास क्या है, ठीक है। इसके अलावा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सारी पीसीबी में पड़ी होती है, कितनी अमाउंट ऑफ सीपीयू इसको चाहिए, कितना टाइम लगा, कितनी टाइम हुई, कितना जॉब, ये सारी चीज़ें एक रिकॉर्ड की सूरत में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के पास पड़ी होती हैं। बाकायदा एल्गोरिदम मौजूद हैं, वो जो एल्गोरिदम हमने आगे जाके पढ़ने हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, वो सारे क्या हैं, वो इसी चीज़ को मेंटेन करते हैं। आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर मौजूद है, कौन कौन सा आईओ इसे एलोकेट है और कहाँ से इसने इनपुट वगैरह लेनी है, ये इसकी डायग्राम है जी। पॉइंटर और इसी तरह प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी, ये सारी जो हैं ये पीसीबी के अंदर मौजूद होती हैं।
अच्छा, ये तो हो गया हमारा पीसीबी। पीसीबी के बाद आता है कि इस प्रोसेस की शेड्यूलिंग क्यों ज़रूरी है। हम पढ़ के हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर के प्रोसेस जो है वो रनिंग ऑल द टाइम है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए जब वो आईओ में जाता है तो हमें किसी न किसी हवाले से जो है ना वो इसको करना पड़ता है। यानी सीपीयू जो है वो स्विच करता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। स्विचिंग सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर क्या करता है, सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट प्रोसेस एंड लोडिंग द स्टेट ऑफ न्यू प्रोसेस। जिस प्रोसेस से वो स्विच कर रहा है दूसरे प्रोसेस की तरफ, तो जिसको छोड़ के जा रहा है उसकी सारा ये ज़हन में रखें, उसका सारा जो डाटा वो सेव करता है उसे कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। और इस स्विचिंग को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम की जान शुरू हो गई है जी। यही वो आइटम्स हैं, यही वो बातें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर क्या बढ़ता है जी। तो नंबर 1 सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ती है जी। और इसी तरह कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, जब मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के अंदर एक सीपीयू की यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस स्विच करता है, तो इसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। जब एक प्रोसेस या एक सीपीयू जो है जब एक प्रोसेस को छोड़कर दूसरे प्रोसेस की तरफ स्विच करता है तो वो उस प्रोसेस के किस इंफॉर्मेशन को सेव करता है, तो वो क्या है, वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट इंफॉर्मेशन है। ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होगा तो फिर जिस तरह मर्जी वो पूछ ले आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पढ़ने के लिए हमें शेड्यूलिंग क्यूज का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी शेड्यूलिंग क्यूज हैं। जिस तरह वो हालतें हम पढ़ के हैं ना, इसी तरह क्यूज भी हैं। यानी रेडी में अलहदा से वो सारे प्रोजेक्ट जो रेडी पड़े हुए हैं, वो सारे प्रोजेक्ट, तो ये क्यूज है बाकायदा। यानी आप कह रहे हैं लाइनें लगी हुई हैं, 5 लाइनें सीपीयू के बाहर जो है ना वो लगी हुई हैं। उनमें सबसे पहली लाइन तो है ना वो जॉब क्यू की है। एज द प्रोसेस एंटर दे आर पुट इनटू द जॉब क्यू। एक मल्टी प्रोग्रामिंग है, एक प्रोसेस अभी चल रहा था, 3 और आगे, तो ये 3 कहाँ पड़े हुए हैं, एक पे तो काम हो रहा है, ये तीनों जॉब क्यू में आके पड़े हो जाएंगे। The process that are residing in the main memory and are ready to waiting for the execute kept in the ready queue। ready queue क्या है, जब हमने पढ़ के आए हैं ऊपर, एक सीपीयू जो है वो बिल्कुल एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, क्योंकि न्यू के बाद इसने रेडी में आना है, रेडी के बाद इसने रनिंग में या वेटिंग में जाना है। समझ आ रही है। तो रेडी क्यू में, जॉब क्यू के बाद ये रेडी क्यू में आएगा। जनरली इसके अंदर जो है ना वो एक लिंक लिस्ट पड़ी होती है और इस तरह ये जा रहा होता है। उसके बाद आ गया जी डिवाइस क्यू जी। हाँ जी, अब ये बड़ा अच्छा सिनेरियो है जी डिवाइस क्यू का। देखें जी, आपका सीपीयू था, आपने सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा था आपका प्रोसेस, उसे जो है ना वहाँ से जाना पड़ गया किसी आईओ को लेने के लिए। आईओ के पास जब वो गया तो आईओ आगे बिजी गया। समझ आ रही है। आईओ बिजी है तो ये प्रोसेस कहाँ रखा जाएगा, रेडी में नहीं रखा जाएगा ये, बल्कि उसके बाद फिर कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइस क्यू के अंदर जो है ना वो रखा जाएगा। क्योंकि वो आईओ जिसको ये लेना चाह रहा है वो डिवाइस में बी बिजी विद द आईओ रिक्वेस्ट ऑफ सम अदर प्रोसेस, हेंस द प्रोसेस विल बी केप्ट इन डिवाइस क्यू। तो ये हमारे पास जो है ना ये डिवाइस क्यू कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये टोटल क्यूज हैं जी हमारे पास जो होती हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वन द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग। जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म होते हैं। नंबर 1 कौन कौन से इवेंट्स जो है ना वो परफॉर्म होते हैं जी, ये आ गया जी। पिछली फाइलें में जो आपके साथ शेयर नहीं कर सका वो इस वजह से शेयर नहीं कर सका जी, मैंने हाईलाइट ज़रूर किया लेकिन मैंने उस फाइल को सेव नहीं किया और वो फाइलें जो है वो अनहाईलाइटेड ही रह गई हैं। नंबर 1 इवेंट क्या है जी, एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोसेस कुड इशू एन आइटम, ठीक है जी, वो एक आईओ रिक्वेस्ट कर सकता है और इसलिए वो आईओ क्यू में रखा जाएगा। प्रोसेस कुड क्रिएट ए न्यू सब प्रोसेस, एक प्रोसेस नया सब प्रोसेस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और वेट फॉर द टर्मिनेशन, और उसकी टर्मिनेशन के लिए वेट कर सकता है। सीपीयू कुड बी रिमूव्ड फोर्सेबली फ्रॉम द सीपीयू, किसी भी ट्रैप, इंटरप्ट, याद करो वो 3 चीज़ें जो हम पढ़ के हैं, इंटरप्ट करके हम सीपीयू को रिमूव कर सकते हैं। ये मेरे पास इस वक्त चल रहा है कि नहीं चल रहा, आप ज़रा देखें, ये देखें जी, ये फोर्सली जो है ना वो इंटरप्शन क्या होती है, ये सारे प्रोसेस इस वक्त चल रहे हैं। मैंने जनाब कैलेंडर के ऊपर राइट क्लिक किया और इसे मैंने एंड टास्क कर दिया, तो आप देखें जी ये इसके अंदर जो है ना वो एंड हो गया। ये फोर्सिबली, वो तो रन हो रहा था बड़े आराम से, जिस प्रोसेस को आप चाहें यहाँ से जो है ना वो रन या फोर्सिबली क्विट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने इसको डिलीट कर दिया एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरप्ट के ज़रिए या आप ट्रैप के ज़रिए, किसी भी तरीके से आप अपने प्रोसेस को, तो ये वो इवेंट्स हैं जो प्रोसेस के हवाले से परफॉर्म किए जा सकते हैं।
ये सारे अल्फाज समझ में आने चाहिए जी। रेडी क्यू क्या है, इनपुट क्या है, आईओ क्यू क्या है, आईओ रिक्वेस्ट क्या है, टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड, सीपीयू जितने टाइम के लिए इस प्रोसेस को मिला था वो टाइम एक्सपायर हो गया तो सीपीयू अगले पे चला जाएगा जी। और चाइल्ड एग्जीक्यूट है, जब आप एक प्रोसेस ने अपना चाइल्ड बनाया तो वो चाइल्ड के अंदर चला जाएगा। इंटरप्ट आई और वो उस इंटरप्ट का वेट किया और उसके बाद उसने इसको डिलीट कर दिया। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब क्यू में पड़े हुए हैं, प्रोसेसर उसके पास हैं, तो यहाँ पर काम आ जाएगा आपके शेड्यूलर का। ये भी लफ्ज़ आपको याद है, मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने यूज़ किया था। दो नाम है जी इसके। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है इसको हम जॉब शेड्यूलर कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है इसको हम जो है वो शेड्यूलर कहते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है कि उन प्रोसेसेस को लेके आएगा ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू फ्रॉम द जॉब पूल विच हैज ग्रेटर टाइम, जिनको टाइम ज़्यादा लगता है वो उनको लेके आएगा। शॉर्ट टर्म क्या करेगा, जॉब क्यू में उनको लेके आएगा जिनका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो छोटा होगा जी। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर किस तरह से काम करता है और शॉर्ट टर्म किस तरह से काम करता है, इसको आपने समझना है और इनकी प्रोसेसिंग को आपने देखना है जी कि ये किस तरह से काम करते हैं। फिर इन दोनों के दरमियान आ गया जी एक मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है, विच रिमूव्स प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी एंड फ्रॉम एक्टिव, दस रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये उसमें से रिमूव कर सकता है जी। अब एट सम लेटर टाइम द प्रोसेस कैन बी री इंट्रोड्यूस्ड, उसको निकाला और उसके बाद दोबारा उसे वापस ले आया, इस अमल को जो है ना वो हम स्वैपिंग कहते हैं। मीडियम टर्म ये करता है जी, ठीक है, कि प्रोसेसिंग को रिमूव कर दिया और रिमूव करके उसको वापस ले आया। अब जितनी देर के लिए उसने इसको रिमूव करके रखा, द एरिया ऑन द डिस्क जहाँ पे स्वैप्ड प्रोसेस पड़े होते हैं उनको स्वैप स्पेस के नाम से जो है ना वो नाम याद किया जाता है जी। ये आपका रेडी क्यू था, सीपीयू इसके ऊपर काम कर रहा था और वो इसने इसको स्वैप आउट करके स्वैप क्यू में रखा और दोबारा अपने काम करता रहा, दोबारा जो है ना वो इसे स्वैपिंग के अंदर जो है ना वो ले आया। ये आपके पास है प्रोसेसर मैनेजमेंट के हवाले से। तो जी ये था हमारा आज का सेशन नंबर 6 और ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 1। भाई एक बात मैं बता दूं, ये चूंकि पहला सेशन था ना तो कॉन्सेप्ट्स पे हमें बात करनी थी, इसलिए हम सिर्फ 38 या 40 के करीब पेजेस को डिस्कस कर सके, लेकिन ये मेजर पोर्शन था। अब इससे आगे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा पेस के साथ चीज़ों को जो है ना वो समझ सकते हैं। ये फाउंडेशन है एक किस्म की, अगर फाउंडेशन हमारी अच्छी सेट हो जाएगी तो हम नेक्स्ट जो है ना वो बेहतर तरीके से इसको हैंडल कर सकेंगे जी। बहुत शुक्रिया जी, बेस्ट ऑफ लक जी, आप इसको अच्छे तरीके से देखें। इसका क्विज भी आने वाले दिनों में होगा। ये जो फाइल है, हाईलाइटेड फाइल है, ये मैं एज इट इज़ इतने पेज जो हैं वो अपलोड कर देता हूँ जी अपनी वेबसाइट के ऊपर। वो मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया हुआ है, दोबारा देख लें जी। यहाँ पर आपने दी IT एजुकेशन को खोलना है, खोलने के बाद जो पहला ही मेन्यू है आपके पास, इसमें लेक्चर CS प्रेपरेशन, इसमें सिलेबस भी है, वीडियो भी है, क्विज भी है और इसमें